जय हिंद दोस्तों। आज हमारा सेट नंबर 26 है और जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको एंटोनिम बताना है। एक नीचे दिया गया सेंटेंस है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है डिसेबल्ड, इसका आपको एंटोनिम बताना है। द बॉय लुक्ड डिसेबल्ड एंड लॉस्ट। तो डिसेबल्ड का मतलब होता है डर्टी, गंदा, मेसी, मैला कुचैला। अगर कोई है, कपड़े साफ नहीं पहना है तो उसे हम बोलते हैं डिसेबल्ड बोल सकते हैं। मडी और फिल्दी मतलब गंदा। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? गंदे का होता है साफ, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टाइडी होता है, नीट होता है, क्लीन होता है ना। दूसरा ऑप्शन है क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है वो कोई पर्सन जो चीजें ठीक से नहीं करता हो, अनाड़ी आदमी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड, बेतुका, बेढंगा, टैलेंटलेस, जिसमें किसी काम को करने की कोई टैलेंट ना हो। अगर आप कुछ काम करने को बोलते हो तो उल्टा पुल्टा कर देता है, गलत कर देता है, तो उसे आप बोल सकते हैं क्लमसी। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, इनरेज, इरिटेट करना। एक्साइटेड यानी बहुत ज्यादा खुश, इलेटेड, ए जी आई, एजिटेटेड होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु बिलीव्स इन फेट, वो व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है। फेट का मतलब होता है भाग्य, लक। मतलब इस व्यक्ति का ये मानना होता है कि दुनिया में जो भी चीजें होती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, वो पहले से तय होती हैं, पहले से चीजें जो है वो तय है। तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं फैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है रियलिस्ट। रियलिस्ट का मतलब होता है यथार्थवादी, जो सच में विश्वास करता हो, किसी भी सिचुएशन की सच्चाई को एक्सेप्ट करता है जो आदमी, उसे हम बोलते हैं यथार्थवादी। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी। इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूं, इससे दो वर्ड और जुड़े हुए हैं। संशयवादी वो पर्सन होता है जो इस चीज को डाउट करता है कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं है। वो क्लियर नहीं है कि भगवान इस धरती पर है। तो जो क्लियर होता है कि भगवान इस धरती पर है उसे हम बोलते हैं थीस्ट, यानी आस्तिक। और इसमें अगर ए लगा दे हम थीस्ट के पहले तो वो बन जाता है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी ये भगवान को नहीं मानता है। पहला जो है आस्तिक भगवान को मानता है, और दूसरा जो है नास्तिक भगवान को नहीं मानता है। और ये इनके बीच की कड़ी है एग्नोस्टिक, जो ये नहीं जानता है कि भगवान है या नहीं है, वो बेचारा डाउट में है। जो लास्ट ऑप्शन है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। ओमनी का मतलब होता है ऑल, रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी का होता है ऑल, और ये साइंस से बना सेंट, तो इसका होता है नॉलेज। यानी ये वो व्यक्ति है जिसके पास सारा ज्ञान हो, सब कुछ जानता है। ऐसे और भी दो वर्ड मैं बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। ओमनी पोटेंट, एसएससी बार बार पूछता है। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। देखिए ओमनी मतलब ऑल जैसे कि बताया, पोटेंट का मतलब होता है पावर, पोटेंशियल। और एक है ओमनी प्रेजेंट, जो सभी जगह विद्यमान हो, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में। यानी भगवान ऐसा है जो हर जगह विद्यमान होता है, तो उसे हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है एरर। एक सेंटेंस दिया गया है जो कि हाईलाइट है, आप देख सकते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बताना है किस पार्ट में एरर है। अ ऑनरेबल पर्सन डिजर्व्स रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑनरेबल, अऑनरेबल नहीं होगा, एन ऑनरेबल पर्सन होगा, क्योंकि जो ऑनरेबल का प्रोनाउंसिएशन है वो अ आएगा। जब भी हम किसी वर्ड का के पहले, किसी नाउन के पहले ए एन लगाने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होता है। क्या वो वोवेल से स्टार्ट होता है या कंसोनेंट से?
तो अगर वो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके पहले ए आता है, पर वो वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन आता है। हम देखते हैं हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, ना कि इंग्लिश का, है ना। तो ऑनरेबल के पहले एन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिल करना है यहाँ पे। तिब्बत इज आवर डैश कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन्स। तो तिब्बत जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। कंट्री नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव आएगा नेबरिंग, यानी पड़ोसी, पड़ोस का। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, पर ये नाउन होता है ना। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नेबर ये कोई पर्सन होता है जो आपके घर के बगल में रहता है। नेबर्स यानी पड़ोसी का कोई चीज, नेबरहुड यानी पड़ोस, जो सराउंडिंग है उसे बोलते हैं हम नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको PQRS सॉल्व करना है। 4 सेंटेंस दिया गया है ABCD, और आपको क्या करना है, बारी बारी से इन चारों सेंटेंस को पढ़ना है और इसको सही अरेंज करना है। तो पहला सेंटेंस ए नंबर हम पढ़ते हैं। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। पर एक छोटे से लोगों का समूह है जिनकी जो हार्मलेस एक्टिविटी बताया जा रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये इंटरनेट के लिए समस्या पैदा कर रहा है। बी कह रहा है कि यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल शोइंग अप इन योर ईमेल बॉक्स। तो आपने अपने ईमेल बॉक्स में देखा होगा कि जंक मेल आपके पास बहुत सारे आते हैं, है ना। सी कह रहा है इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग। तो यहाँ पे एक जंक मेल की बात की गई है बी में, और इसी को फिर स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होते हैं या जंक न्यूज ग्रुप की पोस्टिंग्स होती है। तो बी के बाद आपका सी आएगा, ये इसका एक तगड़ा लिंक है। डी पढ़ते हैं। स्पैम इज द फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट विथ मेनी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेजेस in an attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive it। कह रहा है स्पैम जो है इंटरनेट की दुनिया में फ्लडिंग टाइप का, मतलब भरमार, बहुत ज्यादा संख्या में क्या करता है कि एक ही मैसेज के बहुत सारे कॉपी बहुत सारे लोगों के पास फोर्सफुली भेजा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स के मेल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, लोन के ऑफर आते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऑफर आते हैं, नॉर्मल नंबर पे भी आपके आता है। तो ये उनकी ही बात हो रही है, बशर्ते ये केवल मेल की बात हो रही है। तो स्पैम कॉल भी आता है आपके पास, है ना। अगर आपके पास ट्रू कॉलर है तो ऑलरेडी दिख जाता है कि वो स्पैम है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बहुत सारे काफी पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास भेजा जाता है फोर्सफुली। तो ये स्पैम का डिफिनेशन है कि स्पैम क्या है, एक मैसेज का ढेर सारा कॉपी बहुत सारे लोगों के पास भेजा जाना, ये इसका डिफिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो स्टार्ट होगा, जो पैराजंबल का जो पहला ऑप्शन जो सेंटेंस होगा वो डी होगा। और एक चीज और लिंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में बी के बाद सी आ रहा है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बी के बाद सी आएगा, बाकी किसी ऑप्शन में बी के बाद सी नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है डी वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जो एक अंडरलाइन वर्ड है माई आर्म्स के बदले इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा। द गर्ल इन द वाटर विसिल्ड विथ फुल माइट एंड वेव्ड माई आर्म्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हर प्लाइट। अब जो लड़की पानी में डूब रही थी वो अपने जी जान से जितना उसकी क्षमता था तेज आवाज लगाई और वो अपना हाथ हिलाई ताकि लोग उसकी ओर ध्यान दे, ताकि उसे लोग देख सके। अब बताइए जो लड़की डूब रही है उसका हाथ होगा ना यहाँ पे, आप अपना हाथ क्यों हिलाएंगे। तो वेव्ड हर आर्म्स, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। जो पहला ऑप्शन है वो है टेरिफाइंग। तो दोस्तों टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना, ये बिल्कुल सही स्पेल्ड है, इसमें कोई गलती नहीं है। टेरिबल इसका सिनोनिम हो जाएगा, टेरिबल, हॉरिफिक।
है ना, हॉरिबल भी होता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ्रोस्टी। फ्रोस्टी मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड, यानी बर्फ जमाने वाला ठंड। ये जो तीसरा ऑप्शन है गेज, ये गलत है, GAUGE होता है। गेज एक मापने का पैमाना होता है, मापदंड होता है, मेजर है, स्केल है ये एल नहीं होगा, CL, ठीक है। इफरवेसेंट का मतलब होता है काफी ज्यादा चमकीला, और एजिटेटेड भी होता है, एक्साइटेड भी होता है, बहुत ज्यादा खुश भी होता है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लेज्ड, मतलब चमकता हुआ, एक्साइटेड, एक्साइटेड भी होता है इसका, और इलेटेड, बहुत ज्यादा खुश। तो ये इसके सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिनोनिम बताना है मिटिगेशन का। अब देखिए एसएससी कैसे आपका बेवकूफ बनाती है। देखो इतना बड़ा सा सेंटेंस दे दिया गया है और इसमें केवल पूछा गया है कि भाई आपको मिटिगेशन का सिनोनिम बताना है, और आप क्या करेंगे, भोले भाले जो लोग होंगे वो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे आपका टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। तो आपको क्या करना है, इस पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, आपको केवल मिटिगेशन का सिनोनिम बताना है भाई। और मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, दुख दर्द पीड़ा का कम होना, बाढ़ का पानी का कम होना, किसी भी चीज की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तीव्रता है, चाहे वो साउंड ही क्यों ना हो, वेव क्यों ना हो, उसका जो धीरे धीरे कम होना होता है, रिडक्शन जो होता है वो उसका, इसका मतलब ये होता है रिडक्शन, और ये इसका सिनोनिम रिडक्शन ही हो जाएगा, किसी चीज का कम होना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन का मतलब क्या है, राइज का मतलब होता है ग्रो होना, इंक्रीज होना, बढ़ना। क्योर का मतलब होता है इलाज, ट्रीटमेंट। बैलेंस यानी संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस दिया गया है और आपको इसका एक्टिव बताना है। द फ्लावर वर बीइंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रेन इन द गार्डन। जो फूल थे गार्डन में वो बच्चों के द्वारा तोड़े जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या तोड़ा जा रहा था, फूल तोड़ा जा रहा था, है ना, किनके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो द चिल्ड्रेन है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और द चिल्ड्रेन के साथ यहाँ पे वाज या वर का यूज होगा। तो देखिए दोस्तों चिल्ड्रेन प्लुरल है तो इनके साथ वर का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में देखेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर और हैड है, तो ये गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन डी में देखेंगे कि ये वाज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ट्रिक इजिली बनाने का, ठीक है, आपको टाइम सेव करने का। पर एक बार हम इसको बना लेते हैं, क्या क्या इसका रूल है, कैसे बनता है। तो ये जो टेंस है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। और पास्ट कंटिन्यूअस का जब पैसिव आप बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वाज या वर हो गया, अब वर्ब में आईएनजी लग गया, ये हो गया इसका एक्टिव। पैसिव में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लो जो भी कंप्लीमेंट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसको तोड़ा जा रहा है वो है आपका फ्लावर, है ना, तो ये सब्जेक्ट बन गया। फ्लावर के साथ आएगा वर्ब, और जो जब आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, यानी वर्ब में जब आईएनजी लगा रहता है, जो भी कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो अगर उसका कंटिन्यूअस होता है, जब भी उसका पैसिव बनाना होता है, तो वहां पे बी में आईएनजी लगता है, बी प्लस आईएनजी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और उसके बाद बाई प्लस एजेंट, जो भी चीजें हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें आपको एंटोनिम बताना है स्वीट का। स्वीट का मतलब होता है मीठा, जिसमें शुगर होता है, चीनी होता है, गुड़ होता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कड़वा, बीटर। बीटर जैसे कि कड़ेला कड़वा होता है, तो ये है आपका बिटर मतलब कड़वा। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका टेस्टी, यमी। यमी खाना बनाती है सबकी मम्मी। ये है पैलेटेबल। प्लेट और टेबल पर बैठकर, प्लेट में लेकर के टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। प्लेटेबल यानी स्वादिष्ट, प्लेट में लेकर टेबल पर बैठकर खा रहे हैं क्योंकि खाना स्वादिष्ट है। प्लेजेंट यानी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, फ्रेंडली,
इंजॉयबल। मेरी जो राइटिंग है उतनी अच्छी नहीं है। स्पेशल यानी खास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक यहाँ पे वर्ड वेव है और इसका आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इस हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू डैश द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। वेव का मतलब होता है लहर, समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो तरंग होता है, ये वेव होता है। हमें वेव का मतलब यहाँ पे निकालना है कि जो गवर्नमेंट थी उसने पहले मूवी पर टैक्स लगाया था, अब उस मूवी के टैक्स को उसने रद्द कर दिया, हटा दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे वेव आएगा यानी छोड़ देना, लेट ऑफ, लीव आउट। और एक होता है एबंडन, जो एसएससी बहुत ज्यादा बार पूछती है, यानी त्याग देना किसी चीज को, ये वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पे वेव नहीं, वेव हो, ये तरंग जो है ये नाउन है, ये नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब होगा। वेजर का मतलब होता है शर्त, यानी जब आप किसी से बेट लगाते हैं तो उसमें जो अमाउंट होता है, जिस पैसे का आप बेट लगाते हैं, 100 रुपए का लगाए चाहे जितने का भी लगाए, उस मनी को हम बोलते हैं वेजर। मैच, स्टेक, स्टेक से बनता है स्टेक होल्डर, यानी जितने भी भागीदार हैं किसी भी चीज में, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। वेवर का मतलब होता है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, एब्डिकेशन, यानी त्यागने की जो क्रिया है। वेव का मतलब होता है नेट होता है, मकड़ी का जाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग बताना है। ये एक इडियम फ्रेज है और आपको इसका मीनिंग बताना है। रवीश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड। रवीश जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है टेक रिस्क। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए कॉशन का मतलब क्या होता है, सावधानी, अलर्ट, अलर्टनेस। तो आपने अपनी सावधानी को थ्रो कर दिया, यानी फेंक दिया, कहाँ, हवा में। जब आप सावधानी को फेंक देंगे, आप सावधान नहीं रहेंगे, इसका कहने का मतलब ये है, यानी आप रिस्क ले रहे हैं। अगर किसी चीज को के प्रति आपको सावधानी बरतनी है और आप सावधानी नहीं बरत रहे हैं, अपने सावधानी को हवा में फेंक दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो टेक रिस्क, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेव द यूनियन एट, जो वर्ड इसमें दिया गया अंडरलाइन है ये पार्ट, और आपको इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। अगर ये गलत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका आंसर होगा। अब्राहम लिंकन हैज बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड सेव द यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वार। तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के 16वें राष्ट्रपति हैं, यानी रह चुके हैं, उन्होंने सिविल वार के दौरान, अमेरिकन सिविल वार के दौरान यूनियन को बचाया। तो ये पास्ट टेंस में होगा यहाँ पे, है ना, अभी नहीं बचा रहे, पहले ही बचाया था। तो यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। और एट के बदले यहाँ पे ड्यूरिंग होगा। अब ड्यूरिंग क्यों होगा, क्योंकि अमेरिकन सिविल वार जो है एक पीरियड तक चला होगा, एक किसी सन में स्टार्ट हुआ, दूसरे सन में खत्म हुआ, है ना। तो अमेरिकन सिविल वार के लिए यहाँ पे ड्यूरिंग का होगा। तो सेव्ड द यूनियन ड्यूरिंग। एट जो होता है, आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं, जैसे एट 9 o'clock। जब आप किसी दोस्त को बोलते हैं कि भाई मेरे घर पर आप 9 o'clock आ जाना, यानी कि 9 बजे एग्जैक्ट आ जाना, तो एट वहां पे यूज होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एंटोनिम बताना है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब है किसी चीज को सुधारना, किसी चीज की गलतियों को ठीक करके उसमें इंप्रूवमेंट लाना। आई मस्ट हैव ए चांस टू रेक्टिफाई माई एरर। तो मुझे मेरी गलतियों को सुधारने के लिए एक मौका मेरे पास अवश्य होना चाहिए। तो रेक्टिफाई मतलब सुधारना, वर्सन मतलब खराब करना, चीज को और बदतर बनाना। एल्टर का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। रीजन का होता है कॉज, यानी कारण।
मॉडिफाई ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको एरर बताना है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड पार्ट में विल टेक अ सीट, जब भी आप नरेशन बनाते हैं तो इफ और दैट के बाद वाला जो टेंस होता है वो चेंज हो जाता है, पर इसमें बदला नहीं है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड है ना, तो ये बदलेगा, आपका विल के जगह यहाँ पे हो जाएगा आपका वुड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है, नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। ये जो मीनिंग है, इनमें से नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस इडियम का मीनिंग होता है चीजों को सीरियस नहीं लेना, यानी किसी की बात पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना। महेश हैज लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, महेश ने चीजों को सीरियस नहीं लेना सीखा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है किसी की बात को पूरी तरीके से सही नहीं मान लेना, कंप्लीटली बिलीव नहीं करना किसी चीज का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए योर गेस इज एज गुड एज माइंड का मतलब होता है कि यू डोंट नो आंसर, आप आंसर नहीं जानते। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आप गेस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप राइट आंसर नहीं बता रहे, यानी आपको आंसर नहीं पता है। मतलब दो लोग हैं और मुझे भी आंसर नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो नॉट नो द आंसर। सी है दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है अंतिम परेशानी। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, पुआल होता है, या स्ट्रॉ जिससे आप जूस पीते हैं, पाइप होता है। तो लास्ट स्ट्रॉ यानी अंतिम परेशानी। अगर मान लो आपसे बोला गया है कि भाई आपको 100 किलोमीटर पैदल चलना है, 95 पे आप थक गए, फिर बोलते भाई 5 किलोमीटर बस और चल जाओ, और कितना चल जाओ, बस 5 किलोमीटर। ये अंतिम अंतिम मतलब परेशानी है, इसे झेल लो। तो दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ यानी अंतिम परेशानी। पुल समवन लेग यानी आप अपने दोस्त की टांग खिंचाई करते हैं ना दोस्तों की, तो वही होता है पुल समवन लेग यानी मजाक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। जो पहला वर्ड है डोमिनेट, डोमिनेट सही है। जो करिश्मा है ये गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग स्पेलिंग होता है CHRISMA, करिश्मा कपूर। करिश्मा का मतलब होता है सुंदर, करिश्मा कपूर अभी वाकई में सुंदर है बहुत। तो करिश्मा यानी बहुत ज्यादा सुंदर, ब्रिलियंस बहुत ज्यादा तेज, टैलेंट, जीनियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जीनियस हो गया, इसके सिनोनिम हो जाते हैं। डोमिनेट का मतलब रूल करना होता है, एक्सेल किसी के ऊपर कंट्रोल करना, गवर्न करना। एलिगेंट का मतलब होता है गुड लुकिंग, बहुत ज्यादा सुंदर, कमली, प्यारा। कैलिबर का मतलब होता है केयरलेस भी होता है, दो इसका मीनिंग होता है। और एक होता है घुड़सवार सैनिक भी होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करिश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, और 18 में आपको बताना है पैसिव वॉइस बनाना है इस नीचे दिए गए सेंटेंस का। आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट। तो दोस्तों की जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट में आप आई एम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो सीट है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट इस द सीट के साथ ई जाएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो अब ये सी बात है, सीट सिंगुलर है तो इसके साथ ई जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बाकी ऑप्शन में इज का यूज नहीं किया गया है। और अभी जैसे कि मैंने बताया था, जब भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो बी के साथ आईएनजी आ जाता है, और मेन जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है, द सीट इज नॉट बीइंग स्पॉइल्ड बाय मी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सिनोनिम बताना है ट्रांसग्रेशन वर्ड का। ट्रांसग्रेशन का सिनोनिम होता है वायलेशन, यानी
उल्लंघन करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट। दूसरा हो जाएगा ब्रीच, यानी आज्ञा का पालन नहीं करना, उल्लंघन कर देना। कंट्रावेंशन, इन सब का मतलब होता है उल्लंघन। सक्सेस यानी सफलता, वर्च्यू का मतलब होता है किसी की क्वालिटी। मतलब गुण, मेरिट, किसी की अच्छाई, मोरलिटी भी होता है। ट्रांसग्रेशन तो सेम इसका सिनोनिम ही है, वही सेम वर्ड दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, वो कोई चीज जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी वो जो मृत्यु तक पहुंचा सकता है, यानी घातक है, वो चीज जान भी ले सकता है, तो उसका हो जाएगा फैटल, जानलेवा। डेडली। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रुसम मतलब होता है हॉर्फिक, डरावना। आप जब ये क्लास पढ़ेंगे ना मेरे, इतना बार ना आपको वर्ड को मैं रिपीट करवा दूंगा ना कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। फियर्स, बार बार एक ही चीज आएगा तो अपने आप वो रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। हॉरिबल, टेरिबल, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। फोस्टर यानी किसी चीज को पाल पोस कर बड़ा करना, सपोर्ट करना। नर्चर, ग्रोटेस्क मतलब होता है विचित्र, बिचारे। डिस्टोर्टेड, एसएससी का ये फेवरेट है, बिचारे, बहुत बार पूछती है ना। बाजार में आप जाते हैं तो विचित्र विचित्र प्रकार के लोग देखते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला आपका क्वेश्चन है वो भाई बहुत लंबा चौड़ा क्लोज टेस्ट है। देख रहे हैं कितना बड़ा है। इस क्लोज टेस्ट को 21 नंबर से 25 नंबर का क्वेश्चन आप में आएगा, 5 नंबर, और ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या सीजीएल हो, सब में क्लोज टेस्ट आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना, सबसे बेस्ट तरीका है क्लोज टेस्ट को करने का कि बिना फील किए हुए इसे एक बार ही पढ़ लेना। हालांकि हर बार तो इतना बड़ा नहीं आता, कभी कभी बड़ा आता है, ये डिपेंड करता है, छोटा भी आता है कि टेस्ट का लेवल कैसा है। तो एक, अब जब आप इसे बिना भरे पढ़ते हैं तो ओवरऑल एक आपको पास आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड फील होने की ज्यादा संभावना होती है ना। इन टूडेज वर्ल्ड, अब हम पढ़ेंगे इन टूडेज वर्ल्ड, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इन टूडेज वर्ल्ड हैंडलिंग मनी एंड मेकिंग परचेज एंड सेल्स कम नेचुरली टू अस। जैसे कि आजकल के दुनिया में ये जो पैसों का रख रखाव है, चीजें खरीदना, सामान बेचना, ये सब चीजें हम धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं, इसके लिए हमें कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है ना। ये आम जीवन की बातें हैं, डेली यूज होती हैं हमारे लाइफ में, तो हम सारी चीजें सीख जाते हैं, खरीदना बेचना, है ना। However, prior to the development of any kind of currency, हालांकि फिर भी अगर जब करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, यानी जब रुपया पैसा इस दुनिया में नहीं आया होगा, तब पीपल डैश इन ए वेराइटी ऑफ वेज, तब लोग किस तरीके से चीजें खरीदते होंगे या बेचते होंगे। तो पीपल डैश इन ए वेराइटी ऑफ वेज, पहला जो सेंटेंस है, पहला जो फिलर है, इसका क्या आंसर होगा। पीपल क्या करते थे, एडवर्टाइज करते थे, ऑपरेट करते थे, ट्रेड करते थे, मार्केटेड करते थे। तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेड करना। ट्रेड मतलब व्यापार करना, खरीदना बेचना, सामान लेना देना, है ना। तो किस तरीके से वो करते थे, ट्रेड। तो यहाँ पे जो पहला फिलर होगा, ए नंबर जो है, इसमें आपका ट्रेड होगा। पीपल ट्रेडेड, यानी पास्ट टेंस में होगा ये, ट्रेडेड इन ए वेराइटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीकों से ट्रेड करते होंगे। द बाटर ट्रेड वाज द सिंपलेस्ट ऑफ देम। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बिना फील किए हुए से भरते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। अब जैसे कि ये जो पहला फिलर था, अगर आप बिना
फील के पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं इस पूरे क्लॉज को, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये ट्रेड की बात हो रही थी। यहाँ पे जो ट्रेड है वो इजिली आप फील कर सकते थे, है ना। द बाटर ट्रेड, उनमें से एक बाटर ट्रेड है, वाज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑफ ऑल, सबसे आसान है बाटर ट्रेड उनमें से था, सॉरी है नहीं। पीपल वुड ट्रेड द थिंग्स दे ओन्ड फॉर द थिंग्स दे वांट इन दिस काइंड ऑफ डैश। कह रहे हैं लोग के पास जो चीज था और जो चीज वो चाहते थे, वो मतलब कि आपके पास अगर कोई चीज है ना, और आपको कोई दूसरा चीज चाहिए, तो आप अपना वस्तु दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति को दोगे जिसके पास वो चीज हो और वो भी उस चीज को आपको देने के लिए राजी हो, देना चाहता है। जैसे आपके पास मान के चलो मोबाइल है और आपको टैबलेट चाहिए, है ना, और किसी व्यक्ति के पास टैबलेट है और वो अपने टैबलेट को देना चाहता है एक मोबाइल के बदले, तो आप उसके साथ बार्टर कर सकते हो, आपके उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। ये सिस्टम है बार्टर सिस्टम। तो आगे हम चलते हैं दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर फिलर में क्या है? दूसरा नंबर में कॉन्ट्रैक्शन, एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन, म्यूटेशन। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या होगा इसका। पीपल वुड ट्रेड द थिंग्स दे ओन्ड फॉर द थिंग्स दे वांट इन दिस काइंड ऑफ डैश। ये एक प्रकार का क्या है? ट्रेड जो है एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। लेन देन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो लोग अपने वस्तुओं को दूसरे वस्तुओं के बदले लेन देन करते थे, जो भी अब जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब तीसरे वाले में चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उसके लिए फिर से पढ़ना होगा हमें, यहाँ से पढ़ेंगे दूसरे नंबर फिलर के बाद से। फॉर एग्जाम्पल, if someone want a set of clothes and had a cow left over, he would have to find someone who would want a cow and be willing to give away a set of clothes. अगर किसी व्यक्ति के पास, अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति जिसे कपड़े चाहिए और उसके पास एक गाय है ना, तो वो वैसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास कपड़े हैं, वो कपड़े देना चाहता हो एक गाय के बदले, है ना। तो ये बार्टर ट्रेड में तो यहाँ पे काफी मुश्किल होगा ऐसे व्यक्ति को ढूंढना। हाँ, तो इसीलिए रुपया पैसा है कि हर किसी को मतलब कि एक ऐसा मैंडेटरी चीज जिसके बदले कोई भी कुछ भी दे सकता है। However, it was not as straightforward as give and take, and people would be cheated. ये इतना आसान नहीं है कि ये एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, लोग इसमें चीटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि अब मान के चलो, जैसे कि मैंने बताया एक मोबाइल और टैब, दोनों में काफी डिफरेंस है, दोनों का प्राइस दोनों का डिफरेंट हो सकता है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ना, तो लोग इसमें ठगे भी जा सकते थे, ठगे भी जाते थे। तो 23 नंबर के लिए पढ़ते हैं यहाँ से। द डैश ऑफ मनी फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड आफ्टर मेनी ईयर्स। द डैश ऑफ मनी, लोगों के दिमाग में काफी वर्षों बाद क्या आया? पैसे का कॉन्सेप्ट, बिलीफ, नोशन, ओपिनियन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। लोगों के माइंड में क्या आया? पैसे का कॉन्सेप्ट आया। यहां से फिर पढ़ेंगे द डैश। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए पढ़ते हैं आगे 3 के बाद से, यहां से, ठीक है। द यूजुअली इरेटिक बार्टर ट्रेड इवेंचुअली gave way to the monetary method of exchange as such. ये जो बार्टर सिस्टम था जो काफी लेंदी था, काफी मतलब कि इसमें गलतियां बहुत थी, अंततः लोगों ने इसे छोड़ दिया और लोगों ने क्या किया? मॉनेटरी मेथड को अपना लिया, रुपये पैसे वाली चीज को अपनाया। जैसा कि एट फर्स्ट, शुरू में, एनीथिंग कुड बी यूज्ड सच एज हुक्स, पैसे के तौर पे किसी भी चीज का यूज आप कर सकते हो, जैसे मनी बिट्स यानी मनका हो गया, सेल्स यानी ट्रिकलेट्स यानी मोती वगैरह, इन सब का यूज होता था पैसे के तौर पे। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वेर यूज एज ए करेंसी नियर टर्की एंड ईच कॉइन हैड ए डिफरेंट डोमिनेशन। कह रहे कि पहली बार जो सोने का सिक्के का यूज हो रहा था वो टर्की में हुआ था, और इससे हर कॉइन का अलग अलग पावर होता था, डोमिनेशन, अलग वैल्यू होता था। इन द किंगडम ऑफ लाइडिया द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड अराउंड 700 BC। यानी जैसे कि अगर हमारे पास अभी का जो कॉइन है, अगर 10 रुपए का सिक्का है तो उसकी वैल्यू 10 रुपया ही है, लेकिन सोने का सिक्का होता था उनका अलग अलग वैल्यू हुआ करता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि 700 BC में लिडिया किंगडम है,
उसमें सोने के सिक्के का वैल्यू स्टैंडर्डाइज किया गया कि हर सोने का सिक्के का कीमत इतना ही होगा, है ना। हाउएवर एज टाइम पास, फिर भी समय बीतता गया, द आइडिया ऑफ कैरिंग ए बल्की कॉइन पाउच बिकम लेस डैश बिकॉज इट अट्रैक्टेड रॉबर्स। कर समय बीतता गया और ये जो बल्कि सिक्के का जो पाउच होता था, जो गठरी होता था, उसे ढोना, कहीं एक दूसरे जगह ले जाना, ले आना, ये अधीन क्या होता गया, ये धीरे धीरे बिकम लेस डैश, क्योंकि ये डाकुओं को अट्रैक्ट करता था। अब जैसे कि जो ट्रेडर्स होते थे, एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने के लिए जाएंगे और उन्हें सामान खरीदना हो तो ढेर सारा वो सोने का सिक्का लेके जाएंगे, तो रास्ते में चोर डाकू से छीन सकते हैं, है ना, क्योंकि भारी सिक्का, जैसे सिक्का लेके जाओगे थैले में, है ना, तो वो दिख जाएगा चोर को, डाकुओं को, तो वो छीन लेंगे, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये जो बिकम डैश, बिकम लेस डैश, तो यहाँ पे 24 के ऑप्शन में हम चलते हैं। इंचैंटिंग, अपीलिंग, बिविचिंग, एल्यूरिंग। देखिए, इंचैंटिंग यानी मन मोहित कर देना, बिविचिंग, एल्यूरिंग, तीनों का मतलब है किसी को मोह देना, अपील का मतलब ही मोह लेना, पर इनमें से सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अपील। अपील मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आपको, आपके अंदर मन में इच्छा जताना, अपील करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिकम लेस अपीलिंग। मतलब अब लोग ये सोने के सिक्के जो इसे नहीं कैरी करना चाहते थे, क्योंकि डाकू, चोर डाकू इसे छीन लेते थे। चेक वेयर फर्स्ट क्रिएटेड एट दैट टाइम बाय ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स हु परचेज गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज। यानी कि उस समय पर चेक का निर्माण हुआ, ग्रीक और रोमन ट्रेडर्स ने इसका निर्माण किया, जो दूर 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 दराज के शहरों से सामान खरीदते थे, है ना। बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज बाय द पर्सन हुज नेम वाज ऑन देम। चेक ऑब्वियसली आपको ही पता, चेक वही व्यक्ति यूज कर सकता है जिसका उस पर नाम हो। तो चोर डाकू से छीन कर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दीज वर नॉट ओनली लाइट वेट बट ऑल्सो डिटर्ड रॉबरीज। ये बल्कि हल्के ही नहीं होते थे, बल्कि ये लोग चोरों से भी बचाते थे, क्योंकि इनका कोई फायदा ही नहीं था चोर का। In accordance with this concept, banks later issued notes in exchange for dash gold that could be used as cash. In accordance with this concept, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बैंक्स बाद में चलकर नोट्स का इशू करना शुरू कर दिया, 100 का नोट, 500 का नोट, एक्सचेंज फॉर डैश गोल्ड। कैसा गोल्ड के बदले में हम, अच्छा, गवर्नमेंट के पास पैसे छापने की मशीन है, तो जितना मर्जी चाहे उतना पैसे छाप सकती, बिल्कुल नहीं छाप सकती, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन देखते हैं, कंटेंट, कलेक्टेड, डिपोजिटेड, सेटल्ड। तो हमारे खाते, बैंक में जितने गोल्ड डिपोजिटेड हैं, हमारे पास जितना भी सोना है, उतने कीमत का ही नोट हम छाप सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं छाप सकते, है ना। तो डिपोजिटेड होता है, हमारे बैंक में जितने गोल्ड डिपोजिटेड है उतना ही नोट छापा जा सकता है। बैंक्स लेटर इशूड नोट इन एक्सचेंज फॉर डिपोजिटेड गोल्ड दैट कुड बी यूज्ड एज कैश, जिसका इस्तेमाल हम कैश के तौर पे कर सकते थे। दोस्तों, ये रहा आपके 26 नंबर सेट का सोल्यूशन। और कैसा लगा आपको? अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कहीं पे इशू आता है तो आप कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो यानी 27 नंबर सेट में।